हमने फेमा का सीरीज शुरू कर रखा है। फेमा में हमने फर्स्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ लिया। जल्दी से बताओ कितने सेक्शंस पढ़े थे इसमें? सेक्शन नंबर 2 में क्या था? डेफिनीशन। 3 and 4 क्या था? होल्डिंग एंड डीलिंग। 5 और 6 क्या था? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। 7 और 8 क्या था? एक्सपोर्ट। यही था। हमने इसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बारे में पढ़ लिया था। ठीक, तो ये हमारा फेमा का फर्स्ट सीरीज था जिसमें अपन ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को जाना था। आज हम फेमा का सेकंड सीरीज पढ़ रहे हैं जो है आपका एफडीआई। इसके बाद थर्ड सीरीज पढ़ेंगे अपन ओडीआई। सबसे पहले एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एफडीआई क्या होता है? जब एक फॉरेन एंटिटी इंडिया में क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, तो ये जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट में किया, इसी इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं एफडीआई। सर ऐसा फॉरेन एंटिटी क्यों करती है? ये फॉरेन एंटिटी इस एंटिटी के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल रखना चाहती है। क्या रखना चाहती है? डायरेक्ट कंट्रोल। अब कंट्रोल रखने के दो तरीके हैं बेटा। या तो आप कंट्रोल रख सकते हो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, या तो आप कंट्रोल कर सकते हो डायरेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल। तो कोई भी फॉरेन एंटिटी इंडिया के किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो दो तरीके से करती है, या तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी के फॉर्म, या तो कंट्रोल एक्वायर कर लेती है। कंट्रोल मतलब मैनेजमेंट एक्वायर कर लेना, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट मतलब कंपनी के इक्विटी फंड में पैसा डालना। समझ में आया? तो इंडिया में जनरली जो एफडीआई होता है, वो जो भी फिरंगी आता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, वो दो तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है। या तो जॉइंट वेंचर ओपन करेगा, या तो होली ओन सब्सिडरी ओपन करेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं होली ओन इसका होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का। इंडिया में होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी एक है। यूनिलीवर की सब्सिडरी इंडिया में कौन सी है? हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो यूनिलीवर इंडिया में बिजनेस करना चाहता था, उसने क्या बना दिया? इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर बना दिया। क्लियर है? तो लॉ मेकर क्या बोलता है? जब भी कोई फॉरेन एंटिटी आउटसाइड इंडिया से इंडियन एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, दिस इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो आपके नोट्स में सबसे पहला मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है। व्हाट इज एफडीआई? Foreign direct investment is made by foreign entity in Indian companies with the objective of acquiring some kind of control in the Indian companies. Whenever foreign direct investment is made in India, generally a joint venture or wholly owned subsidiary company setup. Wholly owned subsidiary company का मतलब है, जैसे subsidiary company का क्या मतलब होता है? 50% से ज्यादा। होली ओन सब्सिडरी कंपनी का मतलब है 90% या उससे ज्यादा। क्लियर है? तो हमेशा याद रखना, इंडिया में जब भी कोई फॉरेन एंटिटी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा, वो कैसे करता है? या तो डब्ल्यूओएस बनाएगा, या तो ज्वाइंट वेंचर बनाएगा, और फिर इंडिया में क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? चलिए सर, अब सवाल उठता है, मैं एफडीआई क्यों करूं? What is the objective of FDI? क्या ऑब्जेक्टिव है एफडीआई का? देखो इंडिया ऑलवेज एक चीजों से बैक यार्ड रहा है। कौन सा चीज? मनी। इंडिया में ऑलवेज किसकी प्रॉब्लम आती है? मनी की। मनी की प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा है, लेकिन 90% पैसा ब्लैक में रखा हुआ है। 90% पैसा कहाँ रखा हुआ है? ब्लैक में। स्विस बैंक अकाउंट की बात करोगे तो स्विस बैंक अकाउंट में 80-70% इंडियंस का अकाउंट है, और वो इंडियंस में किसके अकाउंट है? पॉलिटिशियंस के हो गए, बिजनेसमैन के अकाउंट हो गए, जिनके पास ज्यादा पैसा है। आपके पास पैसा ही नहीं है। आपके पास पैसा रहेगा तभी तो स्विस बैंक में जाओगे। जिनके पास ब्लैक मनी है वो कहां जाएगा? स्विस बैंक में पैसा रखने के लिए जाएगा। तो इंडिया में बिजनेस करने के लिए फंड की कमी पड़ जाती है। इसी फंड के नीड को पूरा करने के लिए फॉरेन वाले तैयार रहते हैं, क्योंकि उनको पता है इंडियन मार्केट इज अ डेवलपिंग मार्केट।
और डेवलपिंग मार्केट जब भी होती है ना तो उसकी नीड ज्यादा होती है। जब भी कोई डेवलपिंग मार्केट होगा उसका नीड क्या होगा, ज्यादा होगा। उनको हमेशा ट्रेंडी चीजें चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज मुझे बताओ, इंडियन टेलीफोनिक मार्केट, जो फोन की मोबाइल की मार्केट है, वो डे बाय डे कितनी ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा। अपन मैक्स टू मैक्स हम लोग ठीक है, लेकिन नॉर्मल इंसान जो जिनके पास ज्यादा पैसा है, मैक्स टू मैक्स कोई मोबाइल कितने महीने यूज करते हैं, जब तक कि कोई नया जनरेशन ना आ जाए। अगर 2 महीने के अंदर में नया जनरेशन आ गया तो कौन सी मोबाइल लेंगे, नया मोबाइल लेंगे, पुरानी मोबाइल को सेल कर देंगे। करेक्ट। इससे क्या हो रहा है कि आउटसाइड इंडिया की कंट्री को इतना पता है कि इंडिया में ग्रोथ बहुत ज्यादा है इंडियन मार्केट में, इसी वजह से फॉरेन मार्केट कहां ज्यादा टारगेट करती है, इंडियन मार्केट को। और कोई भी कंट्री ज्यादा उस कंट्री को टारगेट करती है जो डेवलपिंग होती है। डेवलपिंग कंट्री को इसलिए टारगेट करती है क्योंकि वहां का परचेजिंग पावर ज्यादा होता है, और जो डेवलप्ड कंट्री होती है ना बेटा, उसकी परचेजिंग पावर उतनी नहीं होती। उनको पता होता है अपन को किस चीज में इन्वेस्टमेंट करना है और कहां इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो देखो, व्हाई फॉरेन मार्केट कम्स इनटू इंडिया, क्योंकि जब से अपन ने 1991 में क्या अपनाया था, लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाया था, उसके बाद इंडिया कहां गया, आउटसाइड इंडिया, और आउटसाइड इंडिया के लोग कहां आ गए, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ गए। तब से देखो क्या लिखा हुआ है, इन ग्लोबल वर्ल्ड टुडे इंडियाज ग्रोथ शॉर्टली इंटेंसिवली लिंक्ड विद द story of both Indian enterprises and foreign direct investment. India is a strong fundamental of a stable microeconomic and political regime, a strong institution, geographical advantage, and the growing aspirational middle class with appetite for consumption has made India one of the preferred destination of global investment. क्या बोला, इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री है तो लोगों की परचेजिंग पावर क्या है, ज्यादा है। परचेजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से फॉरेन कंट्री को इंडियन कंट्री क्या करती है, इंटरेक्ट करती है। क्लियर है? चलिए, मैं परेशान हो गया तेरे से। मतलब घर पे ही नहीं है नहीं मेरे पास, आपके पास है? अभी पढ़ ले, मुझे देखना पड़ेगा, अभी मेरे पास पढ़ाने के लिए नहीं है। चलो, अब एफडीआई कौन कर सकता है, सुनो। इंडिया में जनरली 100% का एफडीआई अलाउड है, ठीक है, 100% एफडीआई अलाउड है। अगर मैं बोल रहा हूं 100% एफडीआई अलाउड है तो ये विदाउट अप्रूवल रूट है, मतलब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो मैं आगे बताऊंगा, वहां पे एक सेक्टरल कैप लगता है। सेक्टरल कैप लगता है। सेक्टरल कैप का मतलब है कि वहां पे एफडीआई की लिमिट फिक्स कर रखी है गवर्नमेंट ने। एफडीआई की क्या फिक्स कर रखी है, लिमिट। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, आगे जब पढ़ाऊंगा, इंश्योरेंस सेक्टर में इंडिया ने 49% का लिमिट सेट आउट कर रखा है। मतलब अगर कोई भी फॉरेनर इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मैक्सिमम कितना कर पाएगा, 49%। तो ये जो लिमिट फिक्स कर रखा होता है इसको बोलते हैं सेक्टरल कैप, ठीक है। तो जनरली मैंने क्या बोला, एफडीआई 100% अलाउड है, बट कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे एफडीआई के लिए गवर्नमेंट ने एक लिमिट फिक्स कर रखी है, दैट इज कॉल्ड सेक्टरल कैप, ठीक है। इस लिमिट तक करोगे अगेन विदाउट अप्रूवल, लेकिन इस लिमिट से ज्यादा करोगे तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी, ठीक है। अब जब भी पूरे एफडीआई चैप्टर में मैं सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोलूं, समझ जाना अमित सर इन लोगों की बात कर रहे हैं। सबसे पहला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जब भी बात करूं तो समझ जाना अमित सर इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जनरली एफडीआई 100% अलाउड है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में एफडीआई सेक्टरल कैप तक अलाउड है। सेक्टरल कैप तक अगेन तुझे गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी है, लेकिन अगर सेक्टरल कैप से ज्यादा हो गया तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर है? अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट। कुछ कंट्री को इंडिया में एफडीआई करने के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी है।
लेकिन कुछ कंट्री के लोगों को यानी कुछ कंट्री के कंपनीज को या इन्वेस्टर को इंडिया में अगर एफडीआई करना चाहता है तो बिना अप्रूवल रूट के आप नहीं आ सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो जनरली क्या बोला, एफडीआई 100% अलाउड है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में एफडीआई पे लिमिट फिक्स्ड है, लेकिन कुछ लोगों को इंडिया में एफडीआई ऑलवेज अप्रूवल रूट से होगा, बाकी सारे लोगों को इंडिया में एफडीआई फ्री होता है, यानी आप जितना चाहे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वही मैंने आपको लिखा है, हु कैन मेक द एफडीआई। देखो क्या लिखा हुआ है, एफडीआई कैन बी मेड बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ऑब्वियसली सी बात है, एफडीआई कौन पे करेगा, आउटसाइड इंडिया वाले। अ सिटीजन ऑफ बांग्लादेश और एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन बांग्लादेश कैन इन्वेस्ट इन इंडिया ओनली अंडर द गवर्नमेंट अप्रूवल रूट ऑफ एफडीआई पॉलिसी। A citizen of Pakistan or an entity incorporated in Pakistan can invest in India only with the government approval rule। तो रट्टा क्या मारोगे, जनरली एफडीआई 100% अलाउड है, लेकिन पाकिस्तान के सिटीजन को और बांग्लादेश के सिटीजन को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कौन से रूट से करोगे, अप्रूवल रूट से करोगे। लेकिन इन लोगों को इन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल अलाउड नहीं है बेटा। कौन से सेक्टर हैं, डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, और सेक्टरल एक्टिविटीज आगे पढ़ाऊंगा कौन कौन से सेक्टर प्रोहिबिटेड सेक्टर में आते हैं। लास्ट क्लास में याद है हमने जब फेमा पढ़ा था तो उसमें जो हमने सेक्शन नंबर 6 पढ़ा था कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, उसमें याद है हमने क्या पढ़ा था कि अगर कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो प्रोहिबिटेड होते हैं, चिट फंड, याद आ रहा, ठीक है। तो ऐसे ही आगे लिस्ट पढ़ाऊंगा जिसमें एफडीआई अलाउड ही नहीं है। तो ऐसे रट्टा क्या मारोगे, देखो कंट्री को सबसे पहले क्या एफडीआई फ्री है, कौन कौन सी कंट्री, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कंट्री को एफडीआई करना है तो क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से आना पड़ेगा। अच्छा, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से जब भी आओगे कुछ सेक्टर में तुम्हारा एफडीआई प्रोहिबिटेड है, आप एफडीआई कर ही नहीं सकते। कौन कौन से हैं, एटॉमिक एनर्जी है, डिफेंस है, और जो स्पेस है, और सेक्टरल प्रोहिबिटेड एरिया जो है उसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो आपके एग्जाम के लिए पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, हु कैन मेक द एफडीआई, कौन एफडीआई कर सकता है। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन के आंसर पढ़े, एफडीआई का मतलब क्या होता है और दूसरा कौन एफडीआई कर सकता है, हु कैन मेक द एफडीआई। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। तो 3 लाइन में हमने 2 चीज पढ़ लिया, एफडीआई क्या होता है और कौन एफडीआई का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब आ जाओ, अब जो पढ़ा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर एफडीआई करते कैसे हैं, लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सुनना बेटा, एफडीआई 2 तरीके से होता है, लिखना कुछ मत, सब मैंने लिखा हुआ है वहां पे। एफडीआई 2 तरीके से होता है, एक होता है इन द फॉर्म ऑफ डेट और एक होता है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, एक होता है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। आप एफडीआई डेट के फॉर्म में भी कर सकते हो और एफडीआई इक्विटी के फॉर्म में भी कर सकते हो। अगर आपने एफडीआई डेट के फॉर्म में किया तो आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा कुछ टाइम बाद, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ईसीबी का प्रोविजन आपके ऊपर लग जाएगा। लेकिन एफडीआई अगर आपने इक्विटी के फॉर्म में किया है तो प्रोविजन एफडीआई वाला ही लगेगा, तो हम उसको बोलते हैं एफडीआई। यानी इक्विटी के फॉर्म में किया है तो हम क्या बोलेंगे, इट्स अ एफडीआई और इसके ऊपर एफडीआई का नॉर्म्स लगेगा। डेट के फॉर्म में किया है तो ये भी एफडीआई है, लेकिन इसके ऊपर नॉर्म्स किसका लगेगा, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग वाला लगेगा। पूरा हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्या, ईसीबी का। क्लियर है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, आपको याद होगा जब आप कंपनी लॉ पढ़ते हो बेटा तो कंपनी लॉ में 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं कैपिटल के फॉर्म में। कौन कौन से, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स होता है। अब इक्विटी शेयर्स के आपने 2 टाइप पढ़े होंगे, कौन कौन से, इक्विटी शेयर्स विथ इक्वल राइट और इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल राइट। और प्रेफरेंस शेयर्स के आपने बहुत सारे काइंड्स पढ़े होंगे, कौन कौन से, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, फुल्ली कंपल्सरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे बहुत सारे काइंड होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी में कौन सा वाला इस कैटेगरी में आएगा और कौन सा वाला इस कैटेगरी में आएगा।
ठीक है। तो लॉ मेकर बोल रहा है अगर तुम इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे वो इक्वल राइट हो चाहे वो डिफरेंशियल राइट हो, तो वो एफडीआई में आएगा। अगर तुमने प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, किस में? कंपल्सरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये फुल्ली कंपल्सरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो एफडीआई के फॉर्म में आएगा। लेकिन अगर तुमने नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट किया तो उसके ऊपर ईसीबी का नॉर्म्स लगेगा। ये बाइफर्केशन याद रखना है, समझा? देखो आपके नोट से मैंने लिख दिया है। पहला पॉइंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बी बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, फुल्ली कंपल्सरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, फुल्ली कंपल्सरली कन्वर्टेबल डिबेंचर। यानी कोई भी डेट जो फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट होने वाला है तो वो एफडीआई है, लेकिन अगर वो कन्वर्ट नहीं होने वाला है तो एफडीआई नहीं है। ध्यान से वर्ड पर मैंने क्या लिखा है, फुल्ली कंपल्सरली कन्वर्टेबल, फुल्ली होना चाहिए, पार्टली होगा तो वो एफडीआई के डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट करो, अदर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर लाइक नॉन कन्वर्टेबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल, उसको हमने डेट डिफाइन किया है और उसके ऊपर क्या लगेगा, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का प्रोविजन लगेगा, ईसीबी का। तो जब मैं ईसीबी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे समझाऊंगा कौन लोग ईसीबी करने के लिए एलिजिबल हैं, कौन ईसीबी से पैसा मंगा सकता है, कितने साल के लिए आप ईसीबी का पैसा मंगाओगे, ईसीबी का पैसा कहां पे यूज करना, ये सारा नॉर्म्स हम पढ़ेंगे, समझा? एंड लास्ट देखो क्या लिखा हुआ है, अगर आपने फर्दर इनवर्ड रेमिटेंस रिसीव्ड बाय इंडियन कंपनी वाइड इशुएंस ऑफ जीडीआर और एडीआर एनएफसीसीबी आर ट्रीटेड एज अ एफडीआई। सुनो, देखो, एक इंडियन कंपनी को अगर फॉरेन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो इंडियन कंपनी फॉरेन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है एडीआर के थ्रू, जीडीआर के थ्रू और एफसीसीबी के थ्रू। एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, एफसीसीबी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अगर मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट करता हूं तो इसके ऊपर भी एफडीआई का ही नॉर्म्स लगेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान सुनना, ये जो एफसीसीबी है बेटा, ये इंडियन डिबेंचर की तरह होता है। और मैंने क्या बोला, डेट के ऊपर एफडीआई का नॉर्म्स नहीं लगता, किसका नॉर्म्स लगता है, ईसीबी का नॉर्म्स लगता है। तो तुझे देखना पड़ेगा ये एफसीसीबी कन्वर्टेबल है इक्विटी में या नहीं। अगर इक्विटी में कन्वर्टेबल है तो हम एफडीआई का नॉर्म्स लगा देंगे, और अगर इक्विटी में कन्वर्टेबल नहीं है तो हम ईसीबी का नॉर्म्स लगा देंगे, लेकिन ये माना जाएगा एफडीआई ही। माना क्या जाएगा, ये एफडीआई। क्लियर है? चलो लास्ट टाइम हमने क्या बोला, एफडीआई दो फॉर्म में होगा, डेट के फॉर्म में और इक्विटी के फॉर्म में। डेट के फॉर्म में होगा तो ईसीबी का नॉर्म्स लगेगा, इक्विटी के फॉर्म में होगा तो एफडीआई का नॉर्म्स लगेगा। अब अगर मैं कंपनी लॉ की बात करूं, जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होती है वो दो टाइप में होता है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर दो टाइप का होता है, इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट, इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट। इन सब के ऊपर एफडीआई लगेगा। प्रेफरेंस शेयर्स में जो कंपल्सरली कन्वर्टेबल है और जो फुल्ली कन्वर्टेबल है उसी के ऊपर एफडीआई का नॉर्म्स लगेगा, बाकी सबके ऊपर ईसीबी का नॉर्म्स लगेगा। अगर हमने पैसा एडीआर, जीडीआर और एफसीसीबी के फॉर्म में मंगाया है तो इसके ऊपर भी एफडीआई का नॉर्म्स लगेगा। लेकिन एक बात क्लियर करना है, एफसीसीबी जो होता है वो इंडियन डिबेंचर की तरह होता है। करेक्ट है, नो डाउट ये एफडीआई है, लेकिन नॉर्म्स कौन सा लगेगा, ईसीबी वाला। लेकिन अगर यही एफसीसीबी कन्वर्टेबल है इक्विटी में तो नॉर्म्स लग जाएगा फिर एफडीआई वाला। याद रहेगा? तो ये है तुम्हारा थर्ड वाला पॉइंट, दैट इज टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एफडीआई। ठीक है, चलो अभी तक हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफडीआई, हु कैन डू द एफडीआई, और तीसरा इन व्हाट मैनर एफडीआई कैन बी डन। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, मेथड ऑफ फंडिंग ऑफ एफडीआई। सर एफडीआई इंडिया में आता कैसे, किस तरीके से एफडीआई इंडिया में लाया जाता है? देखो चार तरीका मैंने वहां पर लिखा हुआ है। पहला, आप इंडियन कंपनी नए शेयर्स इशू कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ एडीआर और जीडीआर। इंडियन कंपनी क्या कर सकता है, नए शेयर्स इशू कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ एडीआर और जीडीआर। कैसे इशू करेगा, इन द फॉर्म ऑफ एडीआर और जीडीआर। अब ध्यान से यहां पे देखो एडीआर और जीडीआर कैसे इशू करता है।
ADR और GDR कैसे इंडियन कंपनी इशू करती है। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। टाटा लिमिटेड अगर फॉरेन मार्केट को टैप करना चाहती है तो टाटा लिमिटेड डायरेक्टली फॉरेन मार्केट को टैप नहीं करेगी। फॉरेन मार्केट मतलब फॉरेन इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं। टाटा कंपनी सबसे पहले यहां के एक एजेंट को अपॉइंट करेगी जिसका नाम है ODB, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। टाटा कंपनी अपना सारा शेयर्स ODB के नाम पे इशू करेगी, ठीक है, जो इंडियन करेंसी के फॉर्म में होगा। ODB उस शेयर्स को कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? कन्वर्ट किसमें? ADR या GDR या FCCB में, ठीक है। और किसको अलॉट करेगा? फिरंगी को। फिरंगी जो भी होगा उसका कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ हो रहा है, ना कि टाटा कंपनी के साथ। तो ADR GDR होल्डर या FCCB होल्डर विल नॉट बी काउंटेड एज अ मेंबर ऑफ टाटा कंपनी। वो कब टाटा कंपनी के मेंबर काउंट किए जाएंगे? जब इन्होंने अपना ADR GDR FCCB कन्वर्ट करवा दिया। किस फॉर्म में? इक्विटी के फॉर्म में। करेक्ट है। अब एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कोई भी आउटसाइड इंडिया का इंटरमीडियरी अपने पास इंडियन शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता। तो ODB इंडिया के अंदर में शेयर्स होल्ड करने के लिए एक बंदे को अपॉइंट करता है जिसको हम बोलते हैं DCB, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, और ये इंडिया वाला बंदा होगा। तो इंडियन कंपनी टाटा ने जो भी इसको शेयर्स अलॉट किए थे, इशू किए थे, वो इसके पास नहीं रहेंगे। किसके कस्टडी में रहेंगे? इसके पास। जब भी इसको आउटसाइड इंडिया में मार्केट में ADR GDR करना होगा तो वो यहां से शेयर्स रिलीज करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, डॉलर में डिटरमाइन करेगा और फिर इशू करेगा। अब देखो कन्वर्ट कैसे होता है। मान लो 1 GDR इक्वल टू 4 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अब मान लेते हैं टाटा कंपनी ने अगर इसको 1000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं तो डिवाइड बाय 4 कर दूं, कितना आ जाएगा? 250। 250 क्या हो गया? GDR हो गया, ठीक है। मान लेते हैं 1 इक्विटी शेयर्स का जो रेट है वो है 30 रुपीज, मतलब 1 GDR का रेट कितना हो गया? 30 इंटू 4 दैट इज 120 रुपीज। मार्केट में डॉलर का रेट चल रहा है 60, एग्जांपल ले रहे हैं, मार्केट में डॉलर का रेट क्या चल रहा है? 60। तो डिवाइड बाय 60 मतलब 1 GDR का रेट क्या हो गया? $2। समझा कैसे कन्वर्ट किया? सबसे पहले टाटा कंपनी जब GDR इशू करती है तो बताती है कि उसमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि एक GDR में 4 इक्विटी शेयर्स हैं, तो अगर मैं 1000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा हूं तो 250 GDR हो गए। अब 250 ही हुए ना? हाँ, 250 GDR हो गए। अब 250 GDR का कॉस्ट कैसे निकालें? तो एक शेयर्स का इंडिया में 30 का भाव चल रहा है, तो 4 इक्विटी हैं, तो एक GDR का कॉस्ट कितना हो गया इंडियन करेंसी में? 120। लेकिन क्या ये GDR इंडियन करेंसी में सेल होगा? नहीं होगा ना, डॉलर में होगा। तो डॉलर का भाव चल रहा है 60, $1 इक्वल टू 60, तो 120 डिवाइड बाय 60, तो एक GDR का कॉस्ट कितना हो जाएगा? $2। आई बातें समझ में? इस तरीके से ADR GDR कहाँ जाती है? मार्केट में जाती है। समझा? पक्का? तो ये था तुम्हारा पहला, ADR GDR के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट मंगा सकते हैं। दूसरा, acquiring shares by transfer of shares from the resident और नॉन रेजिडेंट, यानी कोई रेजिडेंट बंदा ट्रांसफर कर रहा है शेयर्स नॉन रेजिडेंट को, कोई नॉन रेजिडेंट बंदा ट्रांसफर कर रहा है शेयर्स रेजिडेंट को। अगर ऐसे हमने शेयर्स खरीदा है तो ये भी FDI ही कहलाएगा। ये भी एक तरीका है FDI करने का। तीसरा, acquiring of shares by non-resident through recognized stock exchange under the FDI scheme, conversion of royalty income ECB एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है बेटा, या लमसम फी इनटू द शेयर्स, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट, इशू ऑफ राइट शेयर्स या ESOP, ये सब अगर हम कर सकते हैं कैसे? FDI। तो इतने सारे रूट्स हैं क्या करने के? FDI करने के। क्लियर है? चलो अभी तक कितने क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए? 4। FDI क्या होता है, देन कौन FDI कर सकता है, कौन से तरीके से कर सकता है, और प्रोसीजर क्या है FDI करने का, रूट्स क्या है। ठीक है, अब आते हैं, मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? FDI करने के 2 रूट हैं,
एक रूट है गवर्नमेंट का अप्रूवल रूट और एक रूट है ऑटोमेटिक रूट। क्या बोला था, इंडिया में 90% चांसेस है ऑटोमेटिक रूट होगा। ऑटोमेटिक रूट होगा तो तुझे किसी से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अप्रूवल रूट होगा तो परमिशन लेना पड़ेगा। बताओ किसका नाम लिखा था मैंने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ठीक है, चलिए देखो लिखा हुआ है प्रोसीजर फॉर अप्रूवल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा हुआ है, इन जनरल एफडीआई इन इंडिया कैन बी मेड अंडर ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, तो अंडरलाइन करो ऑटोमेटिक रूट, उसके ऊपर लिख दो 100% अलाउड। ऑटोमेटिक रूट में 100% अलाउड है। हाउएवर इन सम केसेस गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, नीचे देखो लिखा हुआ है अंडर ऑटोमेटिक रूट फॉरेन इन्वेस्टर और इंडियन कंपनी डज नॉट रिक्वायर एनी अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई और गवर्नमेंट। अंडर गवर्नमेंट रूट प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB की रिक्वायरमेंट लगेगी। प्रपोजल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अंडर द गवर्नमेंट रूट आज लेट डाउन बाय द FDI पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम। और उसको देखो किससे परमिशन लेनी पड़ती है, 3 लोग, पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्लियर है, इनसे परमिशन लोगे तो उसके बाद ही आपका क्या हो पाएगा, FDI हो पाएगा। तो आज के दिन आपसे किसी ने पूछा FDI में गवर्नमेंट का मतलब क्या है, तो सिंपल बोलना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट है, किस चैप्टर में, अंडर FDI। तो फेमा के सेंट्रल गवर्नमेंट यही होते हैं। तो जब भी हमें फेमा करना होता है हम इन्हीं से पूछते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। बताओ कितने क्वेश्चंस के आंसर अपन ने पढ़ लिए, 5। पहला क्या पढ़ा, FDI क्या होता है, दूसरा कौन FDI कर सकता है, तीसरा टाइप, कितने टाइप से FDI होता है, चौथा प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर FDI करने का, और पांचवा कहां से अप्रूवल लेना है। क्लियर है, चलिए अब हम आ रहे हैं FDI के लिमिट्स पे। अब जो नोट्स में मैंने लिखा है ना, अब से वो लिखा है कौन से सेक्टर में कितना FDI अलाउड है। FDI का टॉपिक इतना खत्म। अब इसके बाद हम सेक्टर्स पढ़ना शुरू करेंगे, कौन से सेक्टर में कितना FDI अलाउड है। चलिए पहला सेक्टर है इंडस्ट्रियल लाइसेंस वाला सेक्टर। मतलब इंडिया में कुछ बिजनेस करने के लिए आपको लाइसेंस पक्का लगता है। जैसे आपको इतना तो पता होगा, दारू की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस लगता है, दारू के बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लगता है, पेट्रोल डीजल करने के लिए लाइसेंस लगता है। करेक्ट है। तो कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, देखो उसमें FDI कितना अलाउड है। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन एनी इंडस्ट्री कितना अलाउड है, अप टू 100%। और अगर मैंने शेयर्स बोला है तो दोनों शेयर्स है बेटा, चाहे इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो। नेक्स्ट पहला, अब देखो एक एक लिस्ट बना हुआ है। अब जितने भी डार्क में मैंने लिखे हो ना, डार्क कलर में, वो बेटा इन्वेस्टमेंट का रूट है। ठीक है, पहला क्या लिखा हुआ है, प्रपोजल फॉलिंग अंडर द कंपलसरी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। यानी ये 6 बिजनेस करने के लिए बेटा लाइसेंस लेना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो अगर इन 6 बिजनेस में FDI करना चाहते हो तो लाइसेंस लेना बहुत ही जरूरी है। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंटली कंपलसरी लाइसेंसिंग कितने आर्टिकल में बेटा, 6 आर्टिकल। कौन कौन से हैं, अल्कोहलिक लीकर, सिगार एंड सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, देन हैजार्ड्स केमिकल, ड्रग्स एंड फार्मा। इन सब के लिए FDI अलाउड है। कैसे अलाउड है अब मुझे बताओ, कहीं भी कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं ना। इसका मतलब अपन 100% तक यहाँ पे FDI कर सकते हैं। लेकिन याद है पीछे हमने क्या पढ़ा था, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको FDI यहाँ पे बैन है। कौन से 2 लोग थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों को FDI यहाँ पे क्या है, बैन है। पहला लिमिट समझ में आ गया। अब आ जाओ सेकेंड लिमिट, इन्वेस्टमेंट इन मोर देन 24% इक्विटी इफ द मैन्युफैक्चरिंग आइटम इज रिजर्व फॉर ए स्मॉल स्केल। चलो पहले समझते हैं, आपको पूरा चैप्टर पढ़ोगे, आप इसमें नहीं है, SBC में है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती क्या है, SSI। सुनना, इसी SSI को 3 कैटेगरी में बांट दिया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। ठीक, SSI का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंडस्ट्री, ठीक है, जिसकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट, मैं कैपिटल लगाने की बात नहीं कर रहा,
प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 1 CR है, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, तुम प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम कितना कर रहे हो, 1 CR, तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाओगे। क्लियर है? देखो क्या हमने टर्नओवर पकड़ा, क्या हमने कैपिटल पकड़ा, नहीं पकड़ा, सिर्फ क्या पकड़ा, प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट अगर 1 CR तक है तो तुम क्या कहलाओगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सुनो, जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उनको इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अकॉर्डिंग से बहुत ज्यादा एग्जम्पशन मिलता है कंप्लायंस से। बहुत ज्यादा एग्जम्पशन क्या मिलता है, कंप्लायंस से। और इन एसएसआई के लिए कुछ सेक्टर रिजर्व होते हैं, कुछ सेक्टर रिजर्व, मतलब ये धंधा सिर्फ यही कर सकता है, एसएसआई कर सकता है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्रमोट करने के लिए क्या किया है, कुछ सेक्टर रिजर्व कर दिया है कि ये धंधा सिर्फ यही करेंगे, इसके अलावा हम किसी भी आउटर सेक्टर को हम नहीं देंगे जो बड़ा वाला होगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर एसएसआई में क्या फंडिंग अलाउड है, एसएसआई में क्या फंडिंग अलाउड है? देखो, इंडियन फंडिंग तो पक्का अलाउड है, हम बात किसकी कर रहे हैं, फॉरेन फंडिंग क्या एसएसआई में अलाउड है? बोला हाँ अलाउड है, लेकिन यहां पे सेक्टरल कैप है 24%। यहां पे सेक्टरल कैप कितना है, 24%। अगर आप 24% से ज्यादा करना चाहते हैं, अब ध्यान से बेटा, 24% किसका, सुन, अगर एसएसआई का जो अपना इक्विटी है वो 100 CR का है, इंडियन इक्विटी कितना हो गया, 100 CR। अब तू फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना चाहता है ना, तो 100 CR का 24% यानी 24 CR। ठीक है, लेकिन मान लो इसी 100 CR में तुम्हारे इंडियन भी हैं और फिरंगी भी है, तो इस 100 में मैक्सिमम फॉरेन कितना होगा, 24। अगर 24 से तू ज़्यादा करना चाहता हो, जा उन 3 लोगों की परमिशन लेके आ। कौन से 3 लोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, याद रहेगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कितना एफडीआई अलाउड है, मैक्सिमम 24%। ठीक है, अब यहां पे एक एडिशनल बात है, सुनो सर, एसएसआई की इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो गई प्लांट एंड मशीनरी में, याद रखिएगा नाम से वो एसएसआई ही कहलाएगा, लेकिन कर्म से उसके ऊपर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के सारे लॉस लगा दूंगा। मैंने क्या बोला था, अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के एग्जम्पशन मिलते हैं, तो लॉ मेकर ने उसका इन्वेस्टमेंट कितना फिक्स कर रखा है, 1 CR। अगर आपका 1 CR से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया और गवर्नमेंट को नहीं पता चल रहा, गवर्नमेंट को पता चलेगा तो तेरा वो एसएसआई का सारा क्या कर लेगा, एग्जम्पशन छीन लेगा, सीधा क्या बोलेगा, अब तू एसएसआई थोड़ी रहा। समझ में आ रहा? तो लॉ मेकर ने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना फिक्स कर रखा है, 1 करोड़, जिसकी वजह से वो तुझे क्या दे रहा है, एग्जम्पशन दे रहा है। अब अगर तूने 1 करोड़ से ज्यादा कर लिया, गवर्नमेंट को पता चला, ये एग्जम्पशन क्या कर लेगा, वो तेरा विथड्रॉ कर लेगा। अब तुम्हारे ऊपर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के सारे लॉज लगने शुरू हो जाएंगे, जो एग्जम्पशन दिया था वो एग्जम्पशन छीन लेगा वो। समझ में आया? पक्का? चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, पॉइंट नंबर थर्ड। और हाँ, एक बात और याद रखना, 24% से ज्यादा अगर तुमने एसएसआई में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो भी उसको हम एसएसआई नहीं बोलेंगे, बेनिफिट छीन लेंगे, क्योंकि अब तू एसएसआई नहीं रहा। मैक्सिमम 24% तक इन्वेस्टमेंट अलाउड है, 24 से ज्यादा करेगा परमिशन ले, लेकिन जैसे ही तू परमिशन लेके आएगा गवर्नमेंट क्या बोलेगा, अब तू छोटा थोड़ी रहा, क्या छीन लूंगा मैं तेरा, एग्जम्पशन विथड्रॉ कर लूंगा। याद रहेगा 2 चीज। चलिए थर्ड आते हैं बेटा, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुनना। सर वो एग्जम्पशंस क्या थे? इनको लाइसेंसिंग से एग्जम्पशन मिल जाता है, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका प्रोडक्ट लिमिट फिक्स होगा कि आप ये प्रोडक्ट सिर्फ आप ही बना सकते हो और कोई नहीं बना सकता, ऐसे इनको फ्री मिलते हैं। जैसे हमारे सिलेबस में पहले अपने सिलेबस से हटा दिया वो चैप्टर, हम लोगों ने जब CS किया था उस टाइम हमारे सिलेबस में इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट हम पढ़ते थे, ठीक है, आपके सिलेबस से बैठा दिया। वो चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट था एक CS की लाइफ में, हमें पता चलता था 1951 की पॉलिसी और 1991 की पॉलिसी जो मनमोहन सिंह जी ने लाई थी उसमें क्या क्या बदलाव किया था और क्यों हमारी कंट्री आज इतनी ग्रोइंग मोड पे है इकोनॉमी। तो 2 पॉलिसीज हमारे सिलेबस से हटा दिया, अगर वो 2 पॉलिसीज रहता तो आपको समझ में आता इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में और 51 में क्या चेंज था। नहीं, वो तो सिर्फ आपको माइंड में रखना है, एग्जाम्पशन याद नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाओ, आइटम रिक्वायरिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंस इन टर्म्स ऑफ अ लोकेशनल पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। सुनो बेटा, जब मैंने 1991 की पॉलिसी अपने पुराने वाले सिलेबस में पढ़ा था
तो वहाँ पे 3 से 4 पेज अपन को एक टॉपिक पढ़ाया गया था, 3 to 4 पेज। उस पेज में ये लिखा हुआ था कि कौन कौन सी ऐसी बिजनेसेस हैं, कौन कौन सी ऐसे इंटरप्राइजेस हैं या कौन कौन सी ऐसी कंपनी हैं जिनका लोकेशन लिमिट फिक्स है। लोकेशन लिमिट फिक्स होने का मतलब क्या है कि आपकी फैक्ट्री एक पर्टिकुलर लोकेशन के 25 किलोमीटर दूर होनी चाहिए, 25 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। और ये इंडस्ट्री वैसी थी जो केमिकल्स वगैरह ज़्यादा बनाती थी, तो जहाँ पे भी थिकली पॉपुलेटेड एरिया होता था वहाँ के 25 किलोमीटर दूर आपकी क्या होनी चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है। और जनरली ये इंडस्ट्री क्या बनाती थी, केमिकल वगैरह बनाती थी, गैसेस वगैरह बनाती थी, तो ऐसी इस कंपनी को 25 किलोमीटर दूर रखने को बोला गया था। देखो क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आर फ्री टू सेलेक्ट द लोकेशन। देख भाई, बिजनेस करने का लोकेशन चूज करने का मेरा पूरा अधिकार है, लेकिन कुछ बिजनेसेस पे गवर्नमेंट ने लोकेशन रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। कुछ बिजनेस पे गवर्नमेंट ने लोकेशन का रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। फॉर एग्जांपल, अभी तुम जिस सोसाइटी में रहते हो वो तुम्हारा रेजिडेंशियल सोसाइटी है, कभी वहां पे देखा रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर में ट्रक्स आते हुए? बिजनेस होगा तो क्या आएगा बेटा, ट्रक आएगा। ट्रक आएगा तो लोगों को डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होगी, इसलिए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में कभी भी बिजनेस अलाउड नहीं होता। वो एक अलग बात है कि अपन चोरी छुपे करते हैं, ठीक है, लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट अगर अच्छे तरीके से मूड पे आ जाए, इंडिया में धंधा को एकदम स्ट्रिक्ट बनाए, तो बेटा क्या होगा, इंडस्ट्रियल जगह पे क्या, सॉरी कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल जगह पे कॉमर्शियल चीजें अलाउड नहीं होगी। आगे देखो क्या लिखा है, हाउएवर इन द केसेस ऑफ 23 सिटीज विथ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन, 23 सिटीज जिनका पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, जिनका पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, उसमें 4 मेट्रो सिटी तो बेटा हिट लिस्ट पे है। कौन कौन से? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। आपको पता है इन 4 मेट्रो सिटी का अपनी पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है। इन 4 मेट्रो सिटी की अपनी पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है। ये 4 मेट्रो सिटी की पॉपुलेशन दूसरे स्टेट से आए गए लोगों की पॉपुलेशन की वजह से बढ़ गया है। इन 4 स्टेट की अपनी पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, लेकिन इन 4 स्टेट में दूसरे स्टेट के लोग ज्यादा है। सबसे ज्यादा कौन से स्टेट के लोग हैं? यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, ये 4 स्टेट के लोग इन 4 स्टेट्स में बहुत ही ज्यादा है। इसकी वजह से पॉपुलेशन क्या हो चुका है, हाईली थिकली हो चुका है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये पॉलिसी बनानी पड़ी। आगे क्या लिखा हुआ है, As per 1991 census, the proposed location should be at least 25 km away from the standard urban area limit of the city. However, if the area has been designated as an industrial area before 24 July 1991, लेकिन मान लो 1991 से पहले, 24 जुलाई 1991 से पहले अगर उस एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया ही अलाउ कर दिया गया था, तो फिर परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं, इंडिया में इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली की बात करूं, दिल्ली का मुझे ज़्यादा आइडिया है क्योंकि मैंने पढ़ाई वहीं से की है, गाजियाबाद और नोएडा, ये दोनों इंडस्ट्रियल एरिया में आता है। आपको पता है पुणे में कुछ एरियाज़ को धीरे धीरे इंडस्ट्रियल किया जा रहा है। आपको इधर पता है पवई इंडस्ट्रियल एरिया के लिमिट में आता है। ठीक है, तो लॉ मेकर क्या बोलता है, कुछ सिटीज को और एरियाज को क्या फिक्स कर दिया गया, इंडस्ट्रियल एरिया, तो वहां पे आपको परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे ऐसे वाले रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन जो एरिया इंडस्ट्रियल में नहीं है वहां पे आप बिजनेस ओपन कर रहे हो, तो आपको याद रखना है कि बिजनेस अर्बन एरिया लिमिट के 25 किलोमीटर दूर होना चाहिए। क्लियर है? आगे देखो क्या लिखा हुआ है, shall not apply, it may be noted that in case of नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री। लेकिन ध्यान से बेटा, अगर तेरी इंडस्ट्री नॉन पॉल्यूटिंग है तो फिर ये वाला लॉ ही मत अप्लाई करना। इंडस्ट्री तेरी क्या है, नॉन पॉल्यूटिंग। एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, तो अगर आप टेलीविजन के चिप्स बनाते हो, चिप बनाते हो, जैसे फॉर आपका पता है ना, इंडिया के अंदर में ये MI की असेंबलिंग होती है और इसका जो मेन ब्रांच है MI के असेंबली का वो चेन्नई में है, बट वो जो जिस जगह पे वो MI का ब्रांच है वो इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल भी नहीं है, तो अलाउड है। क्यों अलाउड है? क्योंकि वो पॉल्यूशन इंडस्ट्री है ही नहीं। याद रहेगा? तो 3 लिमिट हमने पढ़ लिया। बताओ पहला लिमिट क्या था, वो 6 लाइसेंस वाले, दूसरा लिमिट SSI का था, और तीसरा लिमिट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हिसाब से 25 किलोमीटर आपका अवे होना चाहिए लोकेशन। ठीक है, चलिए अब आते हैं 4th, इसमें FDI अलाउड ही नहीं है, ये हमने कल भी पढ़ा था, कुछ याद है? सेम वही लिस्ट है। पहला, लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग प्रोहिबिटेड है बेटा।
गैम्बलिंग एंड बेटिंग इंक्लूडिंग कैसीनो वाला, चिट फंड, निधि कंपनी, टीडीआर। याद है ना, कल मैंने टीडीआर समझाया था, क्या होता है? आप अपना राइट किसी को ट्रांसफर कर देते हैं, टीडीआर। रियल एस्टेट बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार, सिगरेट, टोबैको, टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, एक्टिविटीज सेक्टर नॉट ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर, इन सब में एफडीआई अलाउड नहीं है। याद रहेगा? चलो पहले यहां तक। अब बेटा अब थोड़ा और वास्ट होता जाएगा, टॉपिक थोड़ा और टिपिकल होता जाएगा, ठीक है? चलो पहले यहां तक एक बार अपन रिकैप कर लेते हैं, जल्दी से बताओ अभी तक हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। पहला मीनिंग ऑफ एफडीआई ये पढ़ा, देन हु कैन मेक एफडीआई, कौन एफडीआई कर सकता है, फिर क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ एफडीआई, फिर हमने क्या पढ़ा? मेथड्स ऑफ एफडीआई। देख लो नोट्स एकदम मैंने सीरीज में बनाया, आपको इसी सीरीज में पढ़ना है, ठीक है? मेथड ऑफ एफडीआई, फिर क्या पढ़ा? प्रोसीजर, प्रोसीजर ऑफ एफडीआई। ये सारा करने के बाद हम कहां पे आ गए? रूट, रूट था ना? रूट करने के बाद हम इंडिविजुअल एफडीआई के लिमिट्स पे आ गए। बताओ इंडिविजुअल एफडीआई में पहला क्या था? 6 इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाला, दूसरा क्या था? एसएसआई, मैक्सिमम कितना अलाउड है, यानी ये सेक्टरल कैप हो गया। तीसरा क्या था बेटा? इंडस्ट्रियल लिमिट 25 किलोमीटर अवे होना चाहिए, बट नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री पे ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। और लास्ट क्या था? प्रोहिबिटेड सेक्टर। हाँ, जहां पे मैं कुछ ना बोलूं ना वहां पे 100% अलाउड है, और जहां पे लिमिट बोल दूं ना वहां पे समझ जाना वो सेक्टरल लिमिट है। सेक्टरल लिमिट से ज्यादा करने पे परमिशन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्लियर है? पक्का? तो अभी तक हमने ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली है। अब हम एक एक इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। अब यहां से सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, कौन से चीजों में कितना इन्वेस्टमेंट अलाउड है, ठीक है? चलिए, सबसे पहला लिखा हुआ है मैंने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। चलो पहले आप बताओगे मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो? अलग अलग टाइप ऑफ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना। चलो एक आंसर मिला, और कोई बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो? चलो एक नॉर्मल एग्जांपल समझाता हूं। जो लोग फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अरे नहीं लगाया, वो फोटोग्राफर, फोटोग्राफर होते हैं ना। जब ये कहीं जॉब के लिए जाते हैं ना तो उनको सबसे पहला उनसे पूछता है आपका पोर्टफोलियो क्या है, आपका पोर्टफोलियो क्या है। अब बताओ उनके लिए पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? वो किस किस टाइप्स के वैरायटीज के फोटो क्लिक कर सकते हैं। अब उसी एग्जांपल को यहां पे लेके आ जाओ। अपन क्या बोले? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो हम किन किन चीजों में इन्वेस्टमेंट हमें अलाउड है? इफ वी आर डूइंग इन्वेस्टमेंट इन अ मल्टीपल स्टॉक, इट मीन्स व्हाट? इट्स माय पोर्टफोलियो। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग भी अपना पोर्टफोलियो बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, मैं कमाता हूं तो इन्वेस्टमेंट करता हूं LIC में, मैं कमाता हूं तो इन्वेस्टमेंट कर देता हूं FDI में, मैं कमाता हूं तो इन्वेस्टमेंट कर देता हूं शेयर्स में, मैं कमाता हूं इन्वेस्टमेंट कर देता हूं म्यूचुअल फंड में। ये एक मेरा क्या हो गया? पोर्टफोलियो। समझ में आ गया? लिखो पोर्टफोलियो का मतलब लिखो, अंग्रेजी में लिखवा देता हूं। पोर्टफोलियो लिखो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज, portfolio investment is ownership of stock. Portfolio investment is a ownership of stock, bonds or other financial assets, or other financial asset with the expectation of return, with the expectation of return, as well as growth in value, as well as growth in value over a period of time, growth in value over a period of time.
इसको क्या बोलते हैं बेटा? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है। सबसे पहले मेरे नोट्स में एक बेटा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है ना इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स करके, उस पहले पॉइंट में देखो 18% करके लिखा हुआ है, वो एक्चुअली 18 नहीं है बेटा, वो 10 है। वो क्या है? 10 है। वो टाइपिंग मिस्टेक है, उसको 10 कर दो। पॉइंट नंबर आई में जो 18% लिखा हुआ है वो 10 है। ठीक है, चलिए सुनने पे ध्यान दीजिए। इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, किसमें बेटा? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद द, ध्यान से बेटा, कोई भी फिरंगी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता ना बेटा, सबसे पहला तेरे लिए महाकाल खड़ा है सामने, उससे पहले परमिशन ले लो, उसके बाद ही इंडियन मार्केट अलाउड है। वो कौन है? सेबी। जब मैं सेबी पढ़ाऊंगा तो सेबी का एक चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएटरी करके, जिसमें सेक्शन नंबर 12 होता है। सेक्शन नंबर 12 एक ऐसा सेक्शन है जो ये बोलता है आपको रजिस्टर करना पड़ेगा किसके साथ? सेबी के साथ। बिना सेबी के साथ रजिस्टर किए हुए आप स्टॉक मार्केट में एंटर नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी हो, ब्रोकर हो, अंडरराइटर हो, लीगल एडवाइजर हो, कोई भी हो। नेक्स्ट आजी, अब देखो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है, या कन्वर्टेबल डिबेंचर परचेज कर सकता है या सेल कर सकता है। किसका? इंडियन कंपनी का, थ्रू रजिस्टर्ड ब्रोकर और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन रीपैट्रिएशन बेसिस। अंडरलाइन द वर्ड रीपैट्रिएशन। बताओ रीपैट्रिएशन का मतलब क्या समझाया था? पैसा विथड्रॉ कर सकता है और अपनी कंट्री में लेके जा सकता है। रिपेटेड का मतलब है जो हमारे यहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट किया उसको वो बाहर लेके जा सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। पहला, आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं बेटा? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। सर क्या हम 10% से ज्यादा कर सकते हैं? यस, मैक्सिमम 24%। चलो आप लोगों के लिए एक सवाल है, 10% और 14%, दो लिमिट है ना, सॉरी 24%, 10 और 24, इन दोनों में से बताना सेक्टरल कैप कौन सा लिमिट कहलाएगा? 24। 10% अलाउ कर रखा है, 10 को एक्सीड करके आप कहां तक जा सकते हैं? 24। 24 से एक्सीड करेंगे तो वो सेक्टरल कैप की लिमिट से एक्सीड हो जाएगा। नाउ यू विल हैव टू टेक परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा सर 10 से ज्यादा मैं 24 तक करने के लिए किसी से परमिशन नहीं होगा? ध्यान से सुन बेटा। अच्छा एक बार वहां पे देख ला क्या लिखा हुआ है। अगर एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अकेला कर रहा है तो 10% और कलेक्टिवली कर रहा है तो 24%। अकेला कर रहा है तो 10 और कलेक्टिवली कर रहा है तो 24%। तो यहां पे दो सेक्टरल कैप हो गए, फॉर सिंगल इंडिविजुअल 10 और फॉर एग्रीगेट ऑफ ये इन्वेस्टर्स 24। इससे ज्यादा करोगे तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? सीजी की। कोई दिक्कत है? पक्का? चलिए आगे देखो क्या लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन अदर सिक्योरिटीज। सर क्या ये इन्वेस्टर अदर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, ऑन रीपैट्रिएशन बेसिस में। पहला है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। किस में कर सकते हैं वो? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या बॉन्ड में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? चलो अब सर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कहां से आएगा? रूट क्या होगा पैसा लाने का? तो देखो नीचे मैंने रूट ही लिखा हुआ है। द पेमेंट, जो भी आपका पेमेंट होगा वो कैसे होगा? द पेमेंट फॉर द अफोर्सेड इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड आइदर वे ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस थ्रू द नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स, या फिर आपने जो पैसा रख रखा है ना बेटा अकाउंट में, क्या अकाउंट था? RFC अकाउंट था ना, उस RFC अकाउंट के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। याद है ना मैंने दो अकाउंट्स बताए थे FEMA के अंदर में, दो अकाउंट ओपन होता है। कौन कौन सा? रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट और
एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। हमेशा याद रखना, एक्सचेंज वाला जो अकाउंट होता है ना, वो ओनली एक्सचेंज पर्पस, कन्वर्जन पर्पस में यूज़ किया जाएगा, और जो रेजिडेंट वाला अकाउंट होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट पर्पस में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो ना, तो पैसा कहाँ से निकालेंगे हम, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट से। सर अगर मेरे पास ADR GDR का प्रोसीड्स है, उससे इन्वेस्टमेंट करूँ, विदाउट एनी लिमिट अलाउड है, जितना करना है करो। याद है मैंने स्लोगन क्या बताया था, डॉलर में कमा के डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी से कोई परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन डॉलर में कमा के तो इंडियन करेंसी में इन्वेस्टमेंट करेगा या इंडियन को डॉलर करेंसी में इन्वेस्टमेंट करेगा, नाउ यू विल हैव टू टेक परमिशन। याद रहेगा पक्का? तो ये लिमिट याद हो गया अच्छे से। चलो अब बिना देखे बताओ, एक आउटसाइड इंडिया का इन्वेस्टर सिंगल होगा तो कितना इन्वेस्ट कर पाएगा, 10%। कलेक्टिवली कितना कर पाएगा, 24% से ज्यादा करना है तो परमिशन लेना पड़ेगा, यानी सेक्टरल कैप के लिमिट से एक्सीड हो जाएगा, परमिशन लेना पड़ेगा। किससे? कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, और तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। क्लियर है? चलिए अच्छा, पेमेंट का रूट क्या होगा, दो रूट है, या तो नॉर्मल बैंकिंग चैनल या फिर RFC अकाउंट। पूछिए। सर वो 10% वाला जो आपने बोला सिंगल इन्वेस्टर है, वो अगर ज़्यादा एक्सीड कर जाए लेकिन 24% तक रहे, तब गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेगी? 24% मैक्सिमम सेक्टरल कैप है। अगर मैं सिंगल इन्वेस्टर हूँ, मैं 10% की लिमिट से कर रहा हूँ, 10% से जैसे ही ज़्यादा करूँगा तो फिर मुझे सिर्फ RBI से पूछना पड़ेगा। लेकिन 24 जो सेक्टरल कैप फिक्स कर रखा है, उससे ज़्यादा जाऊँगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन। तो सेक्टरल कैप सिंगल इन्वेस्टर के लिए 10% हो गया और उसके लिए 24% हो गया। क्लियर है? पक्का? चलिए, तो ये हमने किसके लिए पढ़ा बेटा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए। किसके लिए पढ़ा? चलो अब बात कर रहे हैं, क्या एक NRI इन्वेस्टमेंट कर सकता है? बोला यस, एक NRI इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, नॉन रेजिडेंट इंडियन में परचेज और सेल द शेयर्स। कौन से? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इंडियन कंपनी का, अगेन किसके थ्रू, रजिस्टर्ड ब्रोकर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। कैसे? आइदर रिपेट्रिएट और नॉन रिपेट्रिएट बेसिस पे, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। पहला, अगर वो सिंगल अकेला करना चाहता है, एक NRI करना चाहता है, तो 5% की लिमिट है, और एक NRI से ज्यादा करेगा तो 10% की लिमिट है। ध्यान से, ये 10% की लिमिट बढ़ा के 24% तक की जा सकती है, बट इसके लिए शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ेगा बेटा, बाय वे ऑफ SR। किससे परमिशन लेगा तू? शेयर होल्डर से। लेकिन 24% से ज्यादा हो जाएगा, नाउ सेक्टरल कैप से एक्सीड कर गया, अब परमिशन लेना पड़ेगा किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। याद रहेगा? तो देखो यहां पे ऐसे समझो, अगर एक NRI इन्वेस्टमेंट करना चाहता है सिंगल, तो कितना अलाउड है? 5%। एक NRI इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कलेक्टिवली, तो कितना अलाउड है? 10 को SR पास करके कहां तक कर सकता है? 24 इज द सेक्टरल कैप, इससे ज्यादा करेगा तो CG की परमिशन। ठीक है? अच्छा ध्यान से, मैंने क्या बोला, NRI इन्वेस्टमेंट दो तरीके से कर सकता है। कौन कौन सा? रिपेट्रिएट और नॉन रिपेट्रिएट। तो अब इनका बाइफर्केशन किया गया है कि रिपेट्रिएट बेसिस पे कौन सा इन्वेस्टमेंट होगा और नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पे कौन सा इन्वेस्टमेंट होगा। देखो नीचे मैंने लिस्ट बना के लिख दिया है। NRI रिपेट्रिएशन बेसिस पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर सकता है, ट्रेजरी बिल परचेज कर सकता है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का यूनिट्स परचेज कर सकता है, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स PSU का परचेज कर सकता है, और शेयर्स पब्लिक सेक्टर कंपनीज का परचेज कर सकता है। नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पे देखो, पहला और दूसरा पॉइंट सेम है, तीसरा भी सेम है, चौथे और पांचवें पॉइंट में चेंज आ गया। यूनिट ऑफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। लेकिन बेटा ऊपर देख क्या लिखा होता है, यूनिट ऑफ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड। क्या मैंने ऐसा बोला था, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट ऐसा कुछ बोला था? नहीं ना, वहां पे दोनों आ जाएगा, यहाँ पे ओनली मनी मार्केट। अब मुझे बताओ मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस होता है? कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, आपको पता है SIP? SIP पता है सबको? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। चलो सोच के बताओ, इट्स अ मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट? SIP इज अ मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। SIP किसका प्लान है? म्यूचुअल फंड का ना।
तो SIP इज ए मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अच्छा मुझे बता SIP कितने का होता है? 10 रुपये से शुरू है। SIP 10 रुपये से शुरू है। अच्छा बताओ SIP के ऊपर कोई लिमिट है? कब विथड्रॉ करना है, कब रिडीम करना है, तेरी मर्जी ना। SIP इज़ अ मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहाँ पे प्लान की कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती है। जब मैं म्यूचुअल फंड वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना सेबी में, तो उस टाइम बताऊंगा म्यूचुअल फंड 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब होता है जब मर्जी होगा तब रिडीम कर दूंगा, और क्लोज एंडेड मैच्योरिटी से पहले रिडीम नहीं होता। जो भी हम म्यूचुअल फंड रिडीम करते हैं सबका अपना एक कॉस्ट होता है। इन्वेस्ट करने टाइम में भी कॉस्ट होता है और रिडीम करने टाइम में भी क्या होता है बेटा, एक कॉस्ट होता है। चलो तो ये 2 बेटा रट्टा मारने आपको। इन्वेस्टमेंट इन अदर सिक्योरिटीज रिपेट्रिएशन बेसिस पे कौन कौन सा अलाउड है और नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पे कौन कौन सा अलाउड है। समझ में आ रहा है या नहीं? पक्का? चलिए अगेन ये पैसा उसी रूट से आएगा जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, क्या था, नॉर्मल बैंकिंग चैनल या फिर रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। ठीक, 2 लिमिट याद हो गए? बताओ कौन कौन से 2 लिमिट अभी तक हमने पढ़ लिए? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एक NRI का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, रिपेट्रिएशन बेसिस पे और नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पे। चलिए अब हम बात करते हैं, ये 2 देख स्पेसिफिक हो गया ना, एक तो पोर्टफोलियो में और एक इक्विटी में। अब बात कर रहा हूं जनरल इन्वेस्टमेंट की। अब बात किसी कर रहे हैं अपन? जनरल इन्वेस्टमेंट की। चलो आ जाओ, जहां पे ज्यादा होने लगे, सर के ऊपर से ज्यादा जाने लगे बता देना। ये चैप्टर थोड़ा थकाने वाला चैप्टर है, ठीक है। चलो अब आ जाओ। सर पहले ऐसे समझो एग्जांपल से, तूने किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा बेटा, पूछो। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, ये एक इन्वेस्टमेंट का नाम है। चलो जब भी अपन बेटा शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी के क्या बन जाते हैं? मेंबर, ठीक है। अब बताओ कंपनी लॉ में अपन ने क्या पढ़ा था, जब भी कंपनी एक्स्ट्रा शेयर्स मंगाती है तो जनरली किससे मंगाती है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। किस फॉर्म में मंगाती है? राइट इशू। राइट इशू। कंपनी के पास अगर जनरल रिजर्व ज़्यादा पड़ा हुआ है तो कंपनी क्या कर देती है? बोनस इशू। क्या कर देती है? सवाल ये उठा फिरंगी किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? कंपनी के इक्विटी में। एक बात मुझे बता, जब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो ही मेंबर बन जाएंगे। हमारा सवाल ये उठता है कि क्या हम फिरंगियों को राइट इशू दे सकते हैं? क्या हम फिरंगियों को बोनस इशू दे सकते हैं? बिकॉज दे आर ऑल्सो ए मेंबर, तो क्या हम उसको राइट इशू और बोनस इशू दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो इसका नॉर्म्स क्या होगा? ठीक है, तो चलो पहले हम राइट इशू का नॉर्म्स पढ़ेंगे। अगर फिरंगी को राइट इशू देना है, सबसे पहली कंडीशन, एग्जिस्टिंग लिमिट प्लस राइट इशू वाली लिमिट दोनों मिला के सेक्टरल कैप से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जिस्टिंग लिमिट प्लस राइट इशू की लिमिट। अभी चलो पीछे वाला एग्जांपल लेते हैं। अपने पास सेक्टरल कैप कितना था? 24%। मैंने मान लो ऑलरेडी फिरंगी का इन्वेस्टमेंट कर रखा है 12%, ठीक है। तो वो राइट उसको और हम कितना दे सकते हैं? 12%, यानी सेक्टरल कैप तक आ गया। इसके बाद अगर हम कुछ इशू करना चाहते हैं तो परमिशन किससे लेना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो यानी पहला नॉर्म्स क्या बोल रहा है? एग्जिस्टिंग लिमिट प्लस राइट इशू की लिमिट दोनों मिला के सेक्टरल कैप से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन इंडियन इन्वेस्टर और फिरंगी इन्वेस्टर दोनों का सेम होना चाहिए। डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा, दोनों का सेम होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, राइट इशू का जो प्राइस होगा इंडियन इन्वेस्टर और फिरंगी इन्वेस्टर दोनों के लिए सेम होना चाहिए, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। और अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो इसका जस्टिफिकेशन दोगे सेबी को, और सेबी ने अप्रूव कर दिया तो अलाउड है। समझा? पहला क्या बोला? एग्जिस्टिंग लिमिट प्लस प्रपोज्ड लिमिट दोनों मिलाकर सेक्टरल कैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसका नॉर्म्स पढ़ रहे हैं अपन? राइट इशू का। दूसरा, टर्म्स एंड कंडीशन दोनों के सेम होने चाहिए। तीसरा, जो भी आपका राइट इशू होगा उसमें क्या करना है आपको?
प्राइस इंडियन इन्वेस्टर का और फॉरेन इन्वेस्टर का सेम होना चाहिए। अगर प्राइस में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो सेबी को जस्टिफिकेशन मंगवाओगे और सेबी ने अप्रूव कर दिया तो अलाउड है, अदरवाइज डिसअलाउड। ठीक है। एंड लास्ट एक फॉर्म साइन करोगे बेटा, फॉर्म फाइल करोगे FCGPR विद इन 30 डेज, FCGPR विद इन 30 डेज। देखो वहां पे आपको 4 बातें अलग अलग लिख करके लिखी हुई है, 1 2 3 4 करके, और नीचे लिखा हुआ है कंपनी जो भी राइट इशू करेगी वो एक फॉर्म फाइल करेगी। कौन सा? FCGPR। किसको फाइल करोगे बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। कितने दिन में फाइल करोगे? 30 डेज में। कोई दिक्कत? याद हो गया? तो देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया में परचेज इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स और कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफर्ड ऑन अ राइट बेसिस बाय इंडियन कंपनी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। पहला, द ऑफर ऑन अ राइट बेसिस शुड नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ फॉरेन इक्विटी ऑलरेडी अप्रूव्ड प्लस परमिसेबल अंडर द FDI। यही मैंने बताया था, एग्जिस्टिंग लिमिट प्लस राइट इशू का लिमिट दोनों मिलाकर सेक्टरल कैप से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड, the offer on a right basis to the person resident outside India should be at a price which is not lower than the price at which offered to the resident shareholder। एक बात मुझे बताओ, रेजिडेंट को तूने बेचा 10 रुपए में, क्या फिरंगी को 5 में देगा? रेजिडेंट गुस्सा करेंगे ना, भाई उनको सस्ता क्यों, दोनों का प्राइस क्या होना चाहिए सेम। लेकिन क्या बोला, अगर कुछ भी जस्टिफिकेशन ऑफ डिफरेंस है तो किससे परमिशन लेके आएगा? सेबी से। तीसरा, अच्छा एक बात मुझे बता, बोलोगे हमें सर एक डाउट है, सेबी से परमिशन तो तब लूंगा ना जब कंपनी लिस्टेड होगी, अनलिस्टेड कंपनी कर रही है तो कंपनी लॉ का। अच्छा, अब किसी के माइंड में अगर मैंने उसका सुना, सर प्राइवेट कंपनी शेयर्स थोड़ी लाती है, प्राइवेट कंपनी शेयर्स लाती है, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू प्राइवेट कंपनी लेके आती है ना, शेयर्स तो होता है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, लिस्टेड कंपनी के ऊपर सेबी के लॉ लगेंगे, पब्लिक इशू होगा। क्या लिस्टेड कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं करती है? करती है। तो लॉ मेकर ने क्या बोला, सुन बेटा, अगर लिस्टेड कंपनी होगा तो सेबी से पूछेगा ना, और अगर अनलिस्टेड कंपनी ऐसा कर रही है तो सेबी से थोड़ी पूछेंगे, फिर कंपनी लॉ के सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेंगे। किससे पूछेंगे? कंपनी लॉ के सेंट्रल गवर्नमेंट। और कंपनी लॉ का सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो हम ROC को नोटिस वगैरह लगाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, the shares against which the right shares are issued by the Indian company were acquired or held by the non-resident shareholder in accordance with the rules and regulation। आगे, the right shares or debenture purchased by the person resident outside India shall be subject to the same terms and condition जो इंडिया वालों को दिया गया है। और लास्ट में कौन सा फॉर्म साइन करेंगे? FCGPR 30 डेज में किसको फाइल कर देंगे? ROC को, सॉरी RBI को। क्लियर है? ये किसका नॉर्म्स हो गया? राइट इशू का। चलो राइट इशू के नॉर्म्स को देख के आप लोग मुझे बोनस का नॉर्म्स बताओ क्या होना चाहिए। पहला वाला तो सेम टू सेम, एग्जिस्टिंग लिमिट प्लस बोनस इशू का लिमिट सेक्टरल कैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन सेम, सिर्फ कौन सा कंडीशन नहीं होगा? प्राइस नहीं होगा, क्योंकि बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन याद है इनकम टैक्स में क्या बताया था? इनकम टैक्स में जब बोनस शेयर्स को सेल करते हैं तब कॉस्ट हम कंसीडर करते हैं। कैसे? अगर बोनस शेयर्स अलॉट हुआ होगा 1 अप्रैल 2001 से पहले तो कॉस्ट होगा 1 अप्रैल 2001 की मार्केट वैल्यू, और अगर बोनस शेयर्स 1 अप्रैल 2001 के बाद होगा तो कॉस्ट होगा निल। 1 अप्रैल 2001 से पहले होगा तो 1 अप्रैल 2001 की मार्केट वैल्यू, अदरवाइज कॉस्ट क्या होगा? निल। तो याद रखना, इनकम टैक्स में बोनस शेयर्स का कॉस्ट है, लेकिन यहां पे बोनस शेयर्स का कॉस्ट नहीं होगा। समझा? पक्का? चलिए, तो एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर देखो नीचे लिखा हुआ है मैंने, 2 ही कंडीशन वहां पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला तो आप सेक्टरल कैप से ज़्यादा नहीं जाओगे, और बोनस शेयर्स का टर्म्स एंड कंडीशन सेम वैसा ही रहेगा जिनका जैसा इंडियंस का है। और कौन सा फॉर्म साइन करेंगे? FCGPR विद इन 30 डेज। क्लियर है? चलो अभी तक कितने इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ लिए? पोर्टफोलियो, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स पढ़ लिए। चलो चौथा इन्वेस्टमेंट जो इस टॉपिक का लास्ट इन्वेस्टमेंट है, इस टॉपिक का बेटा लास्ट है, ईसॉप। समझते हो ईसॉप क्या होता है? फुल फॉर्म नालायक पता है, एम्प्लॉइज को शेयर्स ऑफर करना। आपको पता है सेबी जब पढ़ाऊंगा ना उसमें ये पूरा चैप्टर डिटेल में समझना है, क्या होता है ईसॉप, क्या होता है ESPS।
एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम और एम्प्लॉयज स्टॉक परचेज स्कीम, बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी बस इतना रट्टा मार लो कि ईशॉप का मतलब होता है कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर्स इशू करती है। क्यों इशू करती है, इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। अगर एम्प्लॉय का स्टेक लगा होगा तो एम्प्लॉय डिफॉल्ट नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर एम्प्लॉय का स्टेक नहीं लगा होगा तो एम्प्लॉय कभी भी कंपनी को अपना कंपनी नहीं मानता और वो क्या करेगा, मैनिपुलेशंस करेगा। इसलिए हमने किसका कंसेप्ट लाया, ईशॉप। चलिए तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक इंडियन लिस्टेड कंपनी ईशॉप इशू कर सकती है। एक बात मुझे बता बेटा, लिस्टेड कंपनी होगा तो किसके नॉर्म्स लगेंगे, सेबी के नॉर्म्स लगेंगे। लेकिन ध्यान से उसमें देखो सेकेंड लाइन क्या लिखा हुआ है, एन इंडियन लिस्टेड कंपनी में इशू शेयर्स अंडर द ईशॉप to its employee or employee of its joint venture wholly owned subsidiary company who are person resident outside India लेकिन other than citizen of पाकिस्तान। ये याद रखना, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को नहीं मिलता। नेक्स्ट, ESOP कैन बी इशूड टू द सिटीजन ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के सिटीजन को इशू कर सकते हैं लेकिन FIPB से परमिशन लेने के बाद। अच्छा सर, जब भी हम ईशॉप इशू करेंगे ना, दो कंडीशन याद रखना। सबसे पहला, सेबी के गाइडलाइन को फॉलो करना, तो यानी सेबी के नॉर्म्स लगाने पड़ेंगे। एंड दूसरा, इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम कितना होगा, 5% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब देखा जाए तो ईशॉप के लिए सेक्टरल कैप कितना हो गया, 5%। क्लियर है। आगे, अनलिस्टेड कंपनी अगर ईशॉप करना चाहती है तो किसकी परमिशन लगाएगी, MCA। देखो लिखा है ना, अनलिस्टेड कंपनी किसका प्रोविजन लगाएगा, कंपनीज एक्ट का। And the Indian company can issue ESOP to its employee who are resident outside India other than the citizen of Pakistan. ESOP can be issued to the citizen of Bangladesh with the prior permission of FIPB. और यहाँ पे भी सेम फॉर्म फाइल करेंगे, FCGPR within 30 days। क्लियर है। चलो अब लास्ट टॉपिक बेटा, रेमिटेंस ऑफ सेल प्रोसीड्स। सुन बेटा, किसने इन्वेस्टमेंट किया है, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम, FDI। इन्वेस्टमेंट किसका है, फॉरेन का। तो हमने क्या बोला था, फॉरेन वाले पैसा ले जा सकते हैं। लेकिन एक बात मुझे बताओ, पैसा ले जाने से पहले क्या मैं उससे टैक्स नहीं लूंगा, टैक्स लूंगा ना। इसलिए वहां पे लिखा हुआ है, अगर आप सेल प्रोसीड को रिमीट करना चाहते हैं तो टैक्सेस के बाद, टैक्सेस के बाद लिखा हुआ ना, नेट ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, इसका छोटा सा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सीधा ऐसे ही पूछ लेगा कि रेमिटेंस ऑफ सेल प्रोसीड्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखो। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स लिख के आने हैं। क्या लिखा हुआ है, रेमिटेंस ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटीज दैट इज नेट ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस टू द सेलर ऑफ द शेयर्स रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इज परमिटेड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। पैसा बेटा बाहर लेके जा सकता है। पहला, तेरा इन्वेस्टमेंट रिपैट्रिएट वाला होना चाहिए। अगर तेरा इन्वेस्टमेंट नॉन रिपैट्रिएट वाला होगा तो तू पैसा बाहर लेके नहीं जा सकता। दूसरा, either the security has been sold on a recognized stock exchange in India through a stock broker at the prevailing market price of the or the RBI approval। ठीक है, सुनो, आपको शेयर्स बेचना है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू और प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे। सर मैं उस पे नहीं बेचना चाहता, ठीक है, RBI से परमिशन लेके आओ। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ना, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे बेचोगे तो नो नीड ऑफ RBI परमिशन, उससे कम ज्यादा में बेचोगे तो RBI की परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड आगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसका चाहिए बेटा, टैक्स डिपार्टमेंट का NOC चाहिए। जब ये 3 कंडीशन मिल जाएगा तभी तुम सेल प्रोसीड्स को कहां लेके जाओगे, आउटसाइड इंडिया। चलो एक सवाल है, फिरंगी ने इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख का, फिरंगी ने इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख का, इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको रिटर्न मिला 1 लाख, क्या वो रिटर्न लेके जा सकता है? ये टॉपिक किसका लिखा है, रेमिटेंस ऑफ सेल प्रोसीड्स। मैं पूछ रहा हूं, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लेके जा सकता है? याद रखना बेटा, जब भी कोई फिरंगी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑलवेज रिपेट्रिएशन बेसिस पे होता है, ऑलवेज। लेकिन जब तू इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ करेगा ना तो इन्वेस्टमेंट सेल करेगा। भाई विथड्रॉ करने का मतलब ही क्या है, सेल करेगा। तो उस टाइम आपको देखना पड़ेगा कि तेरा इन्वेस्टमेंट रिपेट्रिएशन बेसिस वाला है या नहीं। इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न ऑलवेज क्या होता है, रिपेट्रिएशन बेसिस पे होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट तुझे चेक करना पड़ेगा कि वो रिपेट्रिएशन वाला है या नहीं। बच्चे एग्जाम में इसी पॉइंट का गलती करके आते हैं, सारा पॉइंट इनको याद रहता है बट ये भूल जाते हैं कि जो हमने टॉपिक पढ़ा था उस पर लिखा हुआ था सेल प्रोसीड्स,
और सेल प्रोसीड्स रिटर्न के डेफिनेशन में नहीं आता। सेल प्रोसीड्स का मतलब है तूने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, याद रहेगा पक्का। इन्वेस्टमेंट बेच दिया फिर उससे जो है वो नहीं रिपैट्रिएट कर सकते। हाँ, चेक करना पड़ेगा वो तुम्हारा रिपेटेशन बेसिस पे है या नहीं है। अगर रिपेटेशन बेसिस पे है तो लेके जा सकते हैं, और अगर रिपेटेशन बेसिस पे है तो नहीं लेके जाएंगे। फिर भी आपको ले जाने का जिद है तो पहले आरबीआई से पूछ के आओ, सीजी से पूछ के आओ, अगर वो अलाउ कर दे तो हो जाएगा। चलिए अब आते हैं एफडीआई के लास्ट टॉपिक पे, मतलब इन्वेस्टमेंट के लास्ट। एफडीआई चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इसमें तो एक लेक्चर और लगेगा, सैटरडे वाला जाएगा। सुनो, इन्वेस्टमेंट इन फर्म और पार्टनरशिप कंसर्न। क्या एक फिरंगी आउटसाइड इंडिया से इंडिया के पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकता है? बोला यस, अलाउड है। एक फिरंगी इंडिया के पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है। A non-resident Indian or a person of Indian origin can invest by way of contribution to the capital of a firm or a proprietary concern in India, provided that the remittances received from the abroad are out of the account maintained with the authorized dealer, मतलब RFC account, and the firm or proprietary concern is not engaged in any, याद है कुछ, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन और फार्म हाउस। समझ में आ रहा? कल हमने पढ़ा था कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, पीआरआई बोलो, एनआरआई और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इन दोनों को, इन दो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना अलाउड ही नहीं है। लेकिन याद है उसमें क्या बताया था? पहले से अगर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट इनका है तो उसको सेल कर सकते हैं, सेल करना अलाउड है, इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, द अमाउंट इन्वेस्टेड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीपैट्रिएशन। ध्यान से बेटा, जो अमाउंट तू इन्वेस्ट करेगा ना वो तू रीपैट्रिएट नहीं कर सकता, हाउएवर इंटरेस्ट लेके जा सकता है। आगे, इन्वेस्टमेंट विद द रिपेट्रिएशन बेनिफिट, एक एनआरआई और एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आरबीआई से परमिशन लेके फिर रिपेट्रिएशन बेसिस पे क्या कर सकता है बेटा? इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंट अदर देन एनआरआई, अगर एक आउटसाइड इंडिया का पर्सन है, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो जब भी इन्वेस्टमेंट करेगा आरबीआई की परमिशन तो पक्का लगेगी, और साथ में गवर्नमेंट के कंसल्टेशन भी लेना पड़ता है। तो ऐसे रट्टा मारो, एक पार्टनरशिप फर्म में एनआरआई और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बिंदास इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पे, लेकिन हाँ रिटर्न रिपेट्रिएट कर सकता है। लेकिन इसको छोड़ के अगर पर्सन ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको हमेशा क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसकी? आरबीआई की, और कंसल्टेशन किससे लेना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से। समझा? तो ये तुम्हारा खत्म हुआ एफडीआई, बट अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं। ठीक है, अब इसके बाद देख लो टॉपिक क्या लिखा हुआ है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन एंटिटी। अच्छा, इसको ओडीआई मत मान लेना, बोल देना, एक्चुअली है ये काइंड ऑफ ओडीआई। ओडीआई का याद है, मैंने आपको एक अलग से पीडीएफ दिया है। ठीक है, ओडीआई का मैंने क्या दिया आपको? एक अलग से पीडीएफ दिया है। चले आगे और थोड़ा सा, बेटा एक पेज और कंप्लीट करते हैं, एलएलपी से अगली क्लास में करेंगे, एलएलपी से अगली क्लास में। चलो, अभी तक हमने क्या पढ़ा? एफडीआई कौन कर रहा था? एनआरआई फिरंगी इंडिया में। अभी हम पढ़ रहे हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, यानी एक इंडियन एंटिटी क्या आउटसाइड इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकती है? सुनना, ये बहुत इजी टॉपिक है। एक इंडियन एंटिटी आउटसाइड इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकता है आरबीआई की परमिशन लेके, ऑलवेज। लेकिन अगर तुम आरबीआई की परमिशन नहीं लेना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5 कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। अगर वो 5 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदाउट आरबीआई की परमिशन से। दोबारा बोल रहा हूँ, इंडियन कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है? आउटसाइड इंडिया। लेकिन ध्यान से, आउटसाइड इंडिया अपनी ज्वाइंट वेंचर, अपनी होली ओन सब्सिडरी, अपनी ज्वाइंट वेंचर, अपनी होली ओन सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आरबीआई की परमिशन लगेगी। लेकिन 5 कंडीशन सेटिस्फाइड कर दो, आरबीआई की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहला, तेरा इन्वेस्टमेंट 400% ऑफ नेटवर्थ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना?
400% ऑफ नेटवर्थ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान से, ये 400% ऑफ नेटवर्थ का कंडीशन अप्लाई नहीं होगा अगर तू इन्वेस्टमेंट कर रहा है एडीआर और जीडीआर के प्रोसीड से। क्या बोला मैंने, समझा? देखो मैंने क्या बोला, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑलवेज किसकी परमिशन चाहिए? आरबीआई की। लेकिन क्या बोल रहा हूं, आरबीआई की परमिशन नहीं चाहिए कब? जब तू 400% तक इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन अगर तू 400% में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो आरबीआई की परमिशन नहीं है। उससे ज्यादा करेगा तो परमिशन लगेगा। लेकिन 400 से भी ज्यादा कर रहा है तो भी तुझे आरबीआई की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोवाइडेड वो पैसा एडीआर और जीडीआर के प्रोसीड से होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, सेकेंड कंडीशन, जिस जेवी और डब्ल्यूएस में, ज्वाइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरी में तू इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो बोनाफाइड एक्टिविटी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? बोनाफाइड एक्टिविटी में होना चाहिए। तीसरा, जिस जेवी और डब्ल्यूएस में तू इन्वेस्टमेंट कर रहा है या जो कर रहा है वो आरबीआई के कैजुअल लिस्ट में नहीं होना चाहिए। मान लो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं अपने जेवी में, तो मैं आरबीआई के कैजुअल लिस्ट में नहीं होना चाहिए। सर ये आरबीआई का कैजुअल लिस्ट क्या होता है? आरबीआई हर एक साल अपने डिफॉल्टर का लिस्ट बनाती है कि किन्होंने उनका पेमेंट नहीं दिया। अभी आरबीआई के कैजुअल लिस्ट में विजय माल्या का नाम है, वो चौकसी कौन था, कुछ तो नाम था, नीरव मोदी, इन सब का नाम किसके लिस्ट में है? कैजुअल लिस्ट में। क्यों? क्योंकि इन लोगों सब ने क्या किया है? पेमेंट का डिफॉल्ट किया है। नेक्स्ट, द इंडियन पार्टी, जो भी बंदा बेटा इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो ऑथराइज डीलर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ऑथराइज डीलर के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करोगे, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक ऑथराइज डीलर। कहने का मतलब क्या, मान लो मैं इंडियन कंपनी हूँ, मेरी आउटसाइड इंडिया में ये 3 जेवी है, ठीक है। अब इस जेवी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर मैंने उस ऑथराइज डीलर के साथ कॉन्टैक्ट किया है तो दूसरा नहीं आएगा। हाँ, उसके लिए मैं इसको अपॉइंट कर लूँ चलेगा। मतलब एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 ऑथराइज डीलर, मल्टीपल ऑथराइज डीलर नहीं रहेगा। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मान लो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ 200 करोड़ का, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ ठीक है 100 करोड़ इस ऑथराइज AD1 के थ्रू करवा लेता हूँ और 100 करोड़ AD2 के थ्रू करवा लेता हूँ, नहीं चलेगा। पूरा 200 करोड़ एक ही करेगा। समझ में आया या नहीं आया? एंड लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ बेटा, एक फॉर्म फाइल करेगा। कौन सा फॉर्म? ODI। कौन सा फॉर्म फाइल करेगा? ODI। अच्छा एक बात बताओ, जब भी तू इन्वेस्टमेंट करेगा, कहाँ कर रहा है इन्वेस्टमेंट? आउटसाइड इंडिया में ना, तुझे एक नंबर मिलेगा, उसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। कभी भी फ्यूचर में अगर तुम्हें उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू बातें करनी है, कोऑर्डिनेशन करना है, तो वो इसी नंबर के थ्रू होगा और किसी के थ्रू नहीं होगा। जैसे होता है ना बेटा, जब भी अपन कोई कंप्लेन फाइल करते तो अपने को एक वो क्या बोलते हैं उसको, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आता है, SRN आता है ना, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। और कभी फ्यूचर में बातें करना है तो हम उसी नंबर के थ्रू बताते हैं कि हाँ हमने आपको इतने दिन पहले कंप्लेन किया था। याद रहेगा पक्का? ये पक्का रट के जाना, हर एक 2, 3, 4 अटेम्प्ट के बाद ये वाला क्वेश्चन तो पक्का पूछता है। चलो रट्टा मारो। एक इंडियन एंटिटी इन्वेस्टमेंट कर सकता है फॉरेन में? कर सकता है ना? कितना अलाउड है? अच्छा किससे परमिशन लेना पड़ेगा? अच्छा आरबीआई से। कब नहीं परमिशन लेना? पहला कंडीशन, इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम कितना होगा? किस में करेगा इन्वेस्टमेंट? अपने जेवी में और होली ओन सब्सिडरी में। अच्छा 400 से ज़्यादा करेगा, परमिशन लगेगा? लगेगा ना आरबीआई का। अच्छा 400 से ज़्यादा करेगा, कब नहीं लगेगा? जो एडीआर और जीडीआर के थ्रू करेगा। दूसरी कंडीशन, जो जिस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो बोनाफाइड होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, आरबीआई के कैजुअल लिस्ट में नहीं होने चाहिए। चौथी कंडीशन, एडी एक ही ऑथराइज डीलर के थ्रू करेगा, एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक ही, मल्टीपल के लिए चेंज कर लो चलेगा, लेकिन एक में ही मल्टीपल नहीं रहेगा। और कौन सा फॉर्म फाइल करोगे? ODI फॉर्म फाइल करोगे। किसको? आरबीआई को। क्लियर है? और कौन सा नंबर जनरेट होगा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटी अदर देन बाय वे ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर क्या हम फॉरेन सिक्योरिटी डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं बिना FDI किए हुए? अलाउड है? मैं डायरेक्टली शेयर्स खरीदना चाहता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो लावण्या मेरी आउटसाइड इंडिया की रिलेटिव है और ये अपना शेयर्स बेचना चाहती है या मुझे गिफ्ट में दे रही है, बोला चलेगा। अब मैं बता क्या FDI कर रहा हूँ? नहीं ना। क्या मैंने गिफ्ट लेने के लिए आरबीआई से पूछा? नहीं ना। बोला यस, डायरेक्ट भी अलाउड है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, PRI का मतलब पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कैन परचेज फॉरेन सिक्योरिटी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मैनर विदाउट आरबीआई अप्रूवल। पहला RFC अकाउंट, भाई तेरा पैसा जितना करना है करो,
पैसा ही तुम्हारा है ना। नेक्स्ट, acquired bonus shares on the foreign security held in accordance with the provision of FEMA. Then a person may purchase foreign security out of the foreign currency resources outside India when he was not permanently resident in India. A PRI being an individual may acquire foreign security in any of the following manner. पहला गिफ्ट, दूसरा इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस समझते हो ना, वसीयत में आ जाती है, and issued by a company incorporated outside India under a cashless ESOP. A PRI being an individual who is an employee or a director of Indian office or branch या फिर इंडियन सब्सिडी ऑफ फॉरेन कंपनी या फिर इंडियन कंपनी, इन सब से आप क्या ले सकते हो बेटा, शेयर्स ले सकते हो। अच्छा बेटा, वो नीचे वो लिखा हुआ है ना, नॉट लेस देन, वो 51% है, वो डॉलर जो है ना, वो डॉलर नहीं है, वो 51 है, 5 है, ठीक है। चलो सर, आपको पता है डायरेक्टर बनने के लिए शेयर्स लेना पड़ता है, याद करो डायरेक्टर चैप्टर जब पढ़ाया था तो बताया था, डायरेक्टर बनने के लिए क्या लेना पड़ता है, शेयर्स। क्या बोलते हो शेयर्स को, क्वालिफिकेशन शेयर्स। तो ध्यान से, अगर फिरंगी को इंडिया में डायरेक्टर बन रहा है तो उसको क्या लेना पड़ेगा, अब उसके लिए क्या आरबीआई से पूछेगा वो, नहीं, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर्स, क्या डायरेक्ट अलाउड है, एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर्स, क्या हमने कोई लिमिट पढ़ा था, नहीं, तो वो भी डायरेक्ट अलाउड है। देन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड ओवरसीज, तो देखो क्या लिखा हुआ है, लिस्टेड कंपनीज, म्यूचुअल फंड एंड इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स, रेटेड बॉन्ड, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी लिस्टेड इन अ फॉरेन एक्सचेंज, लेकिन मैक्सिमम कितना, 50% ऑफ इट्स नेट वर्थ एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। ऑल म्यूचुअल फंड कैन इन्वेस्ट अप टू 5 billion and up to 300 million per mutual fund, and individual can invest up to 2,50,000 per financial year। याद आ रहा, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के थ्रू आपको कितना पैसा मिलता है एक साल में, 2,50,000। याद है ना, जब मैंने करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन पढ़ा था सेक्शन नंबर 5, तो उसमें क्या पढ़ा था, एलआरएस के अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम कितना पैसा मिलता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, 2,50,000, उससे ज़्यादा नहीं मिलता, उससे ज़्यादा सीजी की परमिशन। अच्छा, 2,50,000 डॉलर है बेटा, और ये हर एक साल की लिमिट होती है, पर ईयर एक इंडिविजुअल आरबीआई से इतना पैसा ले सकता है। क्लियर है। एंड लास्ट, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड बाय सर्टेन फॉर्म्स इन इंडिया, सर्टेन फॉर्म्स इन इंडियन पार्टनरशिप फर्म कहाँ कर रही है इन्वेस्टमेंट, अभी हमने क्या पढ़ा था, फॉरेन कहाँ कर रही थी, इंडिया में। अच्छा बताओ, फॉरेन जब इंडिया में कर रही थी तो क्या सेक्टर सेम होना चाहिए था, नहीं ना, कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो, लेकिन ध्यान से, इंडियन पार्टनरशिप फर्म अगर फॉरेन पार्टनरशिप फर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, सबसे पहले सेक्टर सेम होना चाहिए, सेक्टर सेम होना चाहिए। देखो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, एक इंडियन पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर्ड है, ध्यान से बेटा, तुम पहले रजिस्टर्ड होनी चाहिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, ठीक है, वो engage in providing the service, professional service, can make investment in foreign concern engaging the similar activity by way of remittance from India or capitalization fees or other entitlement due to for such foreign concern. However, such investment should not exceed $1 million और its equivalent in a 1 financial year। और इसके रिगार्डिंग आरबीआई को रिपोर्ट देनी है कितने दिन में, 30 डेज में। क्लियर। चलो, तो ये हमने हाफ पार्ट ऑफ एफडीआई कंप्लीट किया। चलो जाते जाते जल्दी से बता दो आज क्या क्या पढ़ा अपन ने। सबसे पहले मीनिंग ऑफ एफडीआई, दूसरा हु कैन मेक द एफडीआई, तीसरा टाइप्स ऑफ एफडीआई, चौथा मैथड्स, फिर प्रोसीजर, फिर रूट। ये पढ़ने के बाद हमने क्या शुरू कर दिए थे, एफडीआई की अलग अलग लिमिट्स। पहला कौन सा था, वो 6 लाइसेंस वाला, दूसरा क्या था एसएसआई वाला, तीसरा क्या था 25 किलोमीटर की लिमिट वाला लोकेशनल पॉलिसी, चौथा क्या था प्रोहिबिटेड। वेरी गुड, यही था प्रोहिबिटेड। चलो इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फिर राइट इशू, बोनस इशू, फिर
राइट टू इशू बोनस इशू के बाद सेल प्रोसीड्स पढ़ा था ना, फिर उसके बाद ईशॉप, फिर एक फर्म फॉरेन वाली इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर सकती है नॉन रिपेटेशन बेसिस पे पढ़ा था, फिर उसके बाद ओडीआई पढ़ा हमने, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना तक कर सकते हैं 400% तक, फिर क्या पढ़ा कि हम अदर देन आरबीआई की परमिशन से कर सकते हैं, कौन कौन गिफ्ट ले सकते हैं, ईशॉप वगैरह ले सकते हैं, एंड फिर लास्ट क्या पढ़ा था अपन ने, एक इंडियन पार्टनरशिप फर्म कहाँ जा रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए आउटसाइड इंडिया। ठीक, यहाँ तक का टॉपिक बेटा सैटरडे वाले लेक्चर में अच्छे से करके आना, और सैटरडे अपना ओडीआई कंप्लीट हो जाएगा।